बड़े बड़े सपनों को उड़ान देने के लिए जरूरत होती है मेहनत कश हाथों की। एक ऐसी जरूरत जिसे पूरा करते हैं गरीब, वो गरीब जिन्हें बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की गर्त में धकेल दिया जाता है। कैलाश जी हमें छोड़ दीजिए। हम पे दया करो, हमको गांव जाने दो कैलाश जी। नीचे उतर दोनों को। चल उतर उतर। ये कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो। देबो, रमन, आज के बाद तुम दोनों कभी किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाओगे। रमन, पत्थर पे दायां हाथ रख अपना। नहीं कैलाश जी, जाने दीजिए, दया करो हम पर, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। पत्थर पर हाथ रख अपना। जाने दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कैलाश जी। चुप, दोनों के दोनों चुप। पत्थर पे हाथ रखने तो सर काट दूंगा। चल। देवशीष कोटिया और रमन साउटी बस 2 हफ्ते पहले तक अपने परिवार के साथ अपने गांव में रह रहे थे। ये गरीब लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने की जद्दोजहद से जूझ रहे थे, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रमन, ये जो रस्सी तैयार हो गई है ना, इसे बाजार में बेच के आ। पापा पहले ये बोरी खत्म कर लें। ना बेटा, पहले रस्सियां बेच के आ और चावल लेते आना। तुम्हारी माँ कह रही थी कि चावल खत्म हो गया है। काका, काका, काकी, आपका माँ का फोन आया था गांव से। कौन है ना प्रणव? सब ठीक अच्छी तो? बहुत बीमार है वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। बोल रही थी कि रोमन को उनके पास भेज देगा तो अच्छा रहेगा। मेरे फोन नंबर पे फोन क्यों नहीं की? वो बोला आपका फोन नहीं लग रहा है।
पापा, आपका फोन तो बंद है, चार्ज ही नहीं है इसमें। कैसे होगा? 2 दिन से तो बिजली नहीं आई। सुनिए, रमन को माँ के पास भेज दीजिए। अगर वो ज्यादा बीमार नहीं होती तो ऐसे ना बुलाती। रमन, तू जल्दी से सब काम छोड़कर चकरपड़ा चला जा। अपनी आई माँ का ध्यान रख। आइमा, आइमा, अरे तबीयत कैसी है आपकी? बेटा, इतनी कमजोरी है कि अब बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं रही। अब मैं आ गया हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँ। मैं पानी लेके आया। पापा, अब 3 बीघा जमीन से कौन सी किस्मत पलटने वाली है? वैसे भी सारी जमीन तो बंजर हो चुकी है। जैसा तू ठीक समझे वैसा कर बेटा। हम दोनों तो बूढ़े हो गए, हमारी ज़िंदगी कट गई जैसे तैसे। तेरे और उर्वशी के आगे सारी उम्र पड़ी है। विकास का भी देखना है तुम लोगों को। मैंने आज वो गोपाल दलाई और करण बुधिया को देखा था बाजार में। वो लोग संपत दामनी और कुछ दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। ये उनके पास कोई काम वाम है क्या? नहीं, ये तो नहीं पता। संपत, ए संपत, क्या हुआ देखो? उर्वशी बता रही थी कि ये गोपाल दलाई और करण बुधिया गांव आए हुए हैं। तुम लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। आए तो हैं, और आज दोपहर में हम सबको फिर से बाजार में बुलाया है। कोई काम वाम है क्या उनके पास? बोल तो रहे थे काम है, बोल रहे थे मजदूर चाहिए, और पूछ रहे थे किस किस को उनके साथ आना है। दोपहर कितने बजे? 2 बजे हम सबको बुलाया है। और पता है रमन, थोड़ा पैसा तो काम करने से पहले भी देते हैं। करण और गोपाल तो कह रहे थे कि इतना पैसा मिलेगा जितना यहाँ कमाने का सोच भी नहीं सकते। पर चिराग दादा, ये मजदूरी का काम है कहाँ पे? ये तो पता नहीं, पर हाँ, आज दोपहर 2 बजे सबको बुलाया है। अगर काम बहुत दूर है तो मुझे नहीं जमेगा दादा। आइमा बीमार है, और ऊपर से माँ बापा का भी तो ख्याल रखना है। तो एक बार आकर देख ले रमन, अगर ठीक लगे तो ले लेना काम। ठीक है, मैं आऊँ। प्रशासन बड़े शहरों की तरक्की में इतना व्यस्त है कि उनके नक्शे पर छोटे छोटे गांव नजर भी नहीं आते। वो छोटे गांव जहां रोजमर्रा की जिंदगी एक कड़ा संघर्ष है, जहां बसे लोगों की इच्छाएं अरमानों को पूरा करने का ख्याल भी किसी को नहीं आता है। यहां तक कि खास उनके लिए ही बनाई गई सरकारी वेलफेयर स्कीम्स यानी कि जन कल्याण योजनाएं उन तक ही नहीं पहुंच पाती है। इन गांव में बेहतर जिंदगी, बेहतर भविष्य का मतलब आगे की सोच नहीं, बल्कि मौजूदा हालात से बाहर निकलना ही है। और इनके ऐसे हालात का फायदा उठाते हैं वो लोग जो इन्हें झूठी आशा दिखाकर जानवरों की तरह गुलाम बनाकर बेच देते हैं। हाँ, मेहनत का काम है, पर काम बहुत अच्छा है, और पैसे इतने जितना कभी यहाँ तुम्हें मिल ही नहीं सकता। और एक बार काम लग गया ना तो काम काम को खींचता है। अरे दूसरा काम भी झटपट मिल जाएगा, बहुत काम है वहाँ पे। यहाँ जैसा नहीं है, कमाने को भी खूब मिलेगा और पैसे घर भी भेज पाओगे। लेकिन गोपाल दादा, ये काम है कहाँ? अरे यहीं अपने पास में, रायपुर में, बहुत बड़ा शहर है वो। पर दादा, रायपुर तो बहुत दूर है ना? अरे कहाँ दूर है, बस कुछ ही घंटों का तो रास्ता है। जब मन किया घर आ जाना, और जब मन किया तो काम पे वापस लौट जाना। मौका बहुत अच्छा है, लपक लो, अभी कुछ लोगों की जरूरत है।
भाग खुल जाएंगे तुम लोगों के। मैं और करण पास के गांव के हैं, इसीलिए तुम लोगों को ये मौका दे रहे हैं, वरना तुम लोगों को तो पता ही है कि नौकरी की आस में कितने लोग बैठे हुए हैं। काम क्या करना होगा वहाँ? ईंट की भट्टी में काम है, दिन रात काम चलता रहता है वहाँ पे। अब मजदूरों की जरूरत तो पड़ती रहती है ना, इसलिए कभी भी काम की मंदी नहीं रहेगी। देखो, कल तक का समय है तुम लोगों के पास, ठीक से सोच लो, मौका बहुत अच्छा है, किस्मत बन जाएगी तुम लोगों की। मैं और करण कल सुबह पक्की सड़क पे 8 बजे तुम लोगों का इंतजार करेंगे, और जो 8 बजे तक आ गया उसे हम अपने साथ बस में ले जाएंगे। ठीक है? तुझे ठीक लगे तो जरूर जा देखूं। हम दोनों तो चाहेंगे कि तुम लोगों को हमसे अच्छे दिन देखने को मिले। काम क्या होगा देवो? पक्का पता नहीं माँ, पर वो लोग कह रहे थे कि ईंट की भट्टी पे मजदूरी का काम है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बहुत मेहनत का काम है उर्वशी। और भी तो औरतें जा रही है ना, मैं कर लूंगी काम। उर्वशी को भी ले जा देवो, तेरा ध्यान रखेगी। विकास को भी ले जा, 7 साल का हो गया, तुझे देखकर काम सीख जाएगा। पर बाप्पा, तुम और माँ यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाओगे। हमारा मत सोच बेटा, हमारी जिंदगी बची भी कितनी है, कट जाएगी कैसे भी। तुम लोग जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। तूने अपने माँ बापा से बात कर ली? नहीं आई माँ, पापा का ना फ़ोन ही नहीं लग रहा है, शायद उनका फ़ोन ना चार्ज नहीं होगा। तू तो मेरा ध्यान रखने के लिए आया था, अब काम के लिए गांव से इतने दूर जा रहा है। आई माँ, काम अच्छा हुआ तो हम सबकी हालत थोड़ी सुधरेगी, आपकी दवाइयों का खर्च भी निकल जाएगा। अभी तो इतनी महंगी दवाइयाँ हम खरीद ही नहीं सकते, और यहाँ पड़े पड़े क्या करूँगा, कहाँ से लाऊंगा आपकी दवाइयाँ? जैसा तू ठीक समझे, अपना ध्यान रखना। पौने 8 तो हो चुके हैं। देख करण, सब तो नहीं आएंगे, पर कुछ लोगों के दिमाग में तो बात घुसी होगी, हैं? लगता है कुछ लोग आ रहे हैं। देखा? चलो अच्छा है तुम लोग टाइम पे आ गए। अभी देखो बस आने वाली है, उसमें बैठेंगे फिर निकल जाएंगे, हैं? चलो किनारे आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, हाँ 10 लोग हैं और एक बच्चा भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब बड़े लोगों का 5 का हिसाब लगाया, बच्चे कितना पैसा बोलूं? बच्चे का भी 5 बोल, वो भी तो काम करेगा ना। क्लास दे क्या? बात करके देखते हैं।
पूरे 10 है दादा। अरे दादा एक बच्चा भी है। उठो 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 उठ जाओ। अरे ये तो छोटा है, काम करेगा क्या? क्या बात कर रहे हैं दादा, एक बार लोगे तो काम तो करेगा ही ना। बैठ। अरे उसको भी दे। अरे ये पीछे वाले को भी दो। हर मजदूर के 20,000 रुपए है, कुल मिला के 2,20,000। ठीक है कैलाश दादा। काम अगले हफ्ते शुरू होगा। तो तब तक आप उनको यहीं रखोगे? हाँ चंद्रा, वो अपना पीछे वाला कमरा दे दे इन लोगों को। जी कैलाश। अच्छी खबर है, अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते से? अरे तब तक आराम करो, जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा। और सुनो, तुम सबका एडवांस पैसा ही मिल गया है, 20-20 हजार रुपये मिले हैं सबके। और हाँ, उसमें से 5-5 हजार रुपये हमारा कमीशन है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम लोगों को ये पैसे यहीं रखना है या अपने अपने घर भेजने हैं? पूरे 15,000 हैं। खुश? गोपाल दादा, आप ना मेरे पैसे मेरी आई माँ को भिजवा दीजिए। वो अपने इलाज में जितना पैसा लगेगा उतना रख लेगी, बाकी आई बापा को भिजवा देगी। मेरे पैसे तुम गांव में आई पापा को भेज दो। ठीक है, भेज देंगे। इतने पैसे देखकर वो सब खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि इन पैसों के लिए उन्हें कितने दिन कितने महीने काम करना है। यह भी नहीं पता था कि काम क्या है। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि यह एडवांस है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इन रुपयों के बदले में उनकी जिंदगी खरीदी जा चुकी थी। वो सब अब बंधुआ मजदूर थे। उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। चार दिन बीत गए बैठे बैठे। गोपाल ने कहा तो था 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अभी तो कुछ मालूम ही नहीं चला। अब बिना काम के मन भी नहीं लगता। फिर पूछे क्या, हो सकता है कुछ काम आया हो। जल्दी क्या है, जब काम आएगा तो ले चलेंगे तुम सबको। अभी रायपुर जाने का कोई फायदा नहीं है, काम भी तो हाथ लगना चाहिए ना। पर तुम दोनों तो कह रहे थे कि काम बहुत है। देख यहाँ ऐसा नहीं चलता है। काम बहुत है लेकिन वक्त पे आता है, जब काम आएगा तभी जाना होगा। और तुम लोग आराम करो, यहाँ कोई परेशानी तो है नहीं, खाने पीने को मिल रहा है ना बैठे बैठाए। हाँ, जब काम आएगा तो चल पड़ेंगे। भी जाओ तुम लोग। चलो आओ, जल्दी करो, बैठो इधर, फटाफट आओ, चलो बैठो इधर, आओ फटाफट। ए भाई सरकना अंदर, चलो 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 चलो। तो आगे आजा।
बैठो, जब बुलाएंगे तभी बाहर आना। माँ, हम यहाँ काम करेंगे? अच्छा है, मुझे ईंटों से खेलना है। चुप कर विकास, हम यहाँ तेरे खेल कूद के लिए नहीं, काम के लिए आए हैं बेटा। कैलाश दादा, वैसे भी आप इनके पैसे दे ही चुके हो, अब जो ठीक समझो वो करो, अब से ही आपके। हाँ, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना ही है, कहीं भी आए करें। देख सकते हैं, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। 10 लोग हैं, मैंने इनके पैसे दिए, कहीं भी काम पे लगवा दिया। देखो कैलाश, यहाँ रायपुर में बहुत मुश्किल है, यहाँ सब ईंट की भट्टियाँ भरी हुई हैं। मगर तुम कहो तो मैं इन्हें हैदराबाद ले जा सकता हूँ, वहाँ काम हो सकता है। तो जो चाहे कर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? हमें बुलाया क्यों नहीं अब तक? क्या पता, बात तो बड़ी देर से कर रहे हैं ये लोग। दादा, आपको कुछ पता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ सत्या, बोल, क्या हाल चाल है? सब ठीक है अभिजीत। अच्छा सुनो, मेरे पास यहाँ 10 मजदूर हैं, कोई काम है हैदराबाद में? हाँ हाँ, लेके तो आए यार, यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चालू है, कहीं ना कहीं फिट कर देंगे। ठीक है, ले आता हूँ, लेकिन सबके 25-25 हज़ार लगेंगे। लेके तो आए यार, आदमी देख के सौदा करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ही निकलता हूँ, परसों तक पहुँचता हूँ। ठीक है, मैंने लेकर हैदराबाद चला जाता हूँ, मेरी अभिजीत से बात हो गई है, वहाँ काम है। चलो अच्छा है, लेकिन रेडी से एक बार सौदा हो जाने के बाद ही मैं इनका पैसा दूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने इनके 20-20 दिए, 22 चाहिए हर एक। वो तो हो जाएगा कैलाश, एक बार सौदा हो जाने दे, जो भी मिलेगा मैं अपना कमीशन काट के यहाँ सब दे जाऊँगा। पहले पैसे तो आने दे। चल ठीक है, संभाल के लेके जाना। सत्या, इन्हें हैदराबाद लेके जाना। ये तो अच्छा ही है। कैलाश दादा, अब से अपना सौदा खत्म, अब ये सब आपका लेन देन है। सुनो, ये सत्या बिस्वाल है, नमस्ते बोलो। नमस्ते नमस्ते। अब से तुम्हारा ध्यान सत्या रखेंगे, यही तुम्हें काम पे लेके जाएंगे। जहाँ कहीं भी काम करना, ढंग से काम करना, समझ गए? सत्या से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अभी सब लोग बाहर आ जाओ, खा पी के थोड़ा आराम कर लो, चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो सब लोग जल्दी करो, ट्रेन आधे घंटे में निकल रही है। और हम जा कहाँ रहे हैं सत्या जी? काम करने। और कहाँ जाएंगे? पर कहाँ? हैदराबाद। वो तो बहुत दूर है दादा। तुम लोगों को दूर पास से क्या लेना देना, पैसे मिल गए ना तुम लोगों को, और काम तो करना ही है। और हमें तो कहा गया था कि हमें काम रायपुर में मिलेगा।
हमारा गांव चक्रापरा यहाँ से पास पड़ता है। तुम लोग को यहाँ पे काम के लिए लाया गया। काम कहाँ करना है तुम लोग ने बताओ। चुपचाप चलो ट्रेन में बैठ जाओ। छोड़ो ये दूर पास करना छोड़ा के। जल्दी करो। चलो चलो चलो। मैं हैदराबाद नहीं जा सकता, वो तो बहुत दूर है। मुझे भी नहीं जाना है इतनी दूर। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला। पहले कहा कि काम रायपुर में है, अब हैदराबाद ले जा रहे हैं। वहां से घर कैसे आएंगे? सुना है हैदराबाद यहाँ से बहुत दूर है। अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी से बाहर निकलने का जो रास्ता इन लोगों ने लाचारी में चुना था, वो रास्ता इन्हें उन लोगों के पास लेकर आया था जिनके लिए ये महज एक सौदे का सामान थे, जिसे वो लोग कभी भी कहीं भी ले जा सकते थे, क्योंकि वो लोग इन्हें खरीद चुके थे। कुछ याद आया आपको राजाओं और गुलामों के समय के बारे में? लेकिन इन गरीब लोगों के अंदर भी जज्बात थे। एक डर था कि काम देने की आड़ में इन्हें अपने गांव, अपने घर से कहीं दूर ले जाया जा रहा था। वो समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि इस हालात से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो सो गया। हम लोगों को यहीं कहीं उतर जाना चाहिए। पर दादा, हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे? हम लोगों को रायपुर से रास्ता पता है। बस कैसे भी हमें रायपुर पहुँचना है, वहाँ से हम चक्करपाड़ा पहुँच जाएंगे। तुम लोग बताओ क्या करना है? आगे चलना है या निकलना है यहाँ से? पहले तो हम लोगों से कहा गया कि रायपुर की ईटा भट्टी में काम मिलेगा। अब जबरन हमें हैदराबाद ले जा रहे हैं। वहाँ भी काम नहीं मिला तो जाने कहाँ कहाँ घसीटेंगे हमें। क्या पता क्या क्या काम करवाएंगे हम लोग उनसे। नहीं दादा, हम सब तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हमें चुपचाप जो भी अगला स्टेशन आएगा वहाँ उतरना होगा। फिर वहाँ से कैसे भी करके हम घर लौट सकते हैं। दादा, हम वहाँ से नहीं जा सकते, बहुत भीड़ है। ऊपर से दरवाजे भी नहीं खुल रहे। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। भैया दरवाजा खुलता कि नहीं देखता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
अब वापस कैसे जाएंगे? मैं तो कहता हूँ हम लोगों को अलग अलग जाना चाहिए। कुछ लोग बस से चलो, कुछ लोग ट्रेन से। हाँ ये ठीक रहेगा, अलग अलग जाएंगे तो पकड़ जाने का डर नहीं रहेगा। दामिनी, पूनम और राधिका, तुम लोग मेरे साथ चलो। जो भी अगली बस रायपुर जाएगी वो हम पकड़ लेंगे। मैं आदिनाथ और मकरंद के साथ पैदल निकलता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग चलेंगे। और देबू, तू उर्वशी और विकास के साथ वहाँ पर रायपुर निकल, ठीक है? जब यहाँ तक ट्रेन आई है तो वापसी की भी ज़रूरत है। हाँ, मैं इनके साथ रुकता हूँ संपर्क भैया। मैं देखता हूँ अगली ट्रेन कब की है दादा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं पापा? हम घर वापस लौट रहे हैं बेटे। क्यों? इतनी बत्ती पे नहीं जाएंगे क्या? तू चुप कर बेटा। मुझे क्या पता कैलाश, रात को सो रहा था, चुपचाप चूहों की तरह सड़क गए साले। तेरे को कहाँ था ना, ध्यान से लेके जाना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनके हाथ पाँव बांध के ले जाता क्या उनको? वैसे ही हैदराबाद जाने के नाम पे उनका बड़ा रोना धोना था। तो देखो, जैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो हैदराबाद पहुंचे नहीं, सौदा कैंसिल। इतनी बड़ी रकम पानी में चली गई। वो गोपाल और करण को लेकर आए क्या कैलाश दादा? अरे उन्होंने तो अपना सौदा पूरा कर लिया है, उनसे बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये अपना पैसा है, हमें ही वसूल करना है किसी भी तरह। पर दादा, वो भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उनके लिए रास्ता ही कहाँ बचा है? आज नहीं कल वो पकड़े ही जाएंगे। अनपढ़ लोग हैं साले, उन्हें गांव जाने के लिए रायपुर होकर ही जाएंगे। अपने आदमी हर जगह लगा, हर जगह, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह। जहां कहीं भी दिखाई दे दबोच लो सालों को। भारी कीमत चुकाएंगे अपनी इस हरकत की। अगला स्टेशन रायपुर है। से अनुरोध है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। रायपुर रेलवे स्टेशन में आप मन के स्वागत है। यात्री मन कृपया ध्यान देवें, गाड़ी संख्या 1, 2 रायपुर रेलवे स्टेशन में आप मन के स्वागत है। यात्री मन कृपया ध्यान देवें, गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 5, 4 अमरकंटक सुपरफास्ट। रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 5, 4 सुपरफास्ट एक्सप्रेस भोपाल से चेन्नई जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है, कृपया अपना अपना स्थान
अच्छा उर्वशी, तू विकास के साथ यहीं रुक, हम दोनों देख कर आते हैं कि चक्रापारा के लिए अगली ट्रेन कब की है? नहीं तो बस लेनी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी आना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे तू डर मत, हम लौटते हैं अभी। चल। हाँ चेतन, अभी मुझे 2 लोग दिखे, तू भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के किनारे पे आ जा, यही घेर लेते हैं सालों। मेरे हाथ में चाकू है, आवाज निकाली तो हथौड़ियां बाहर निकाल के रख दूंगा। और मेरे पास जो चाकू है उससे तेरे पेट में हवा महल बना दूंगा। चुपचाप चलता रहा। चल चलो। सच में नहीं पता वो लोग कहाँ हैं दादा। हम लोग अलग अलग रास्ते से गांव के लिए निकले थे। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि हम कौन से स्टेशन पे उतर गए। ए, सुन लो तुम दोनों, अगर बाकी लोग हाथ में आए ना तो ये छुरी बात करेगी तुमसे, इसलिए सीधे बता दो बाकी सब कहाँ है। तेरे पापा अब तक आए क्यों नहीं? यही रुकते हैं, कोई ना कोई तो बस आएगी। शायद कोई बस हमें चक्रापाड़ा तक ले जाए। कहाँ छुपे बैठे बाकी सब? सच सच बताऊं नहीं तो मार मार के बुलवाऊंगा। दादा हमें सच में नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। दादा हमने सोचा कि सब लोग अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे भाग के? पैसे दिए मैंने तुम लोगों के। मैंने करण को पैसे मेरी आई माँ को देने को कहे थे। मैं आपके पैसे वापस ला दूंगा दादा। मेरे पैसे भी गोपाल ने मेरे घर वालों को दे दिए होंगे। हम आपके एक एक पाई चुकता कर देंगे कैलाश दादा। हमको जाने दीजिए दादा, हम आपकी एक एक पाई लौटा देंगे दादा। वो तो तुम लौटाओगे ही, और जब तक सब लोग नहीं मिल जाते तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। और अगर सब लोग ना मिले तो मेरे पैसे मैं तुम दोनों से वसूल करूंगा, समझे? इन दोनों को बंदी रखना, सिर्फ जिंदा रहे इतना ही खाना देना, एक दाना भी ज्यादा नहीं। जी दादा। उर्वशी और विकास दोनों रेल स्टेशन पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन दोनों के पास तो एक पैसा भी नहीं है। दादा हाँ बोलिए बहन जी। वो चौकरपाड़ा की कोई रेल जाती है यहाँ से? एक पैसेंजर ट्रेन आएगी आधे घंटे के अंदर, कल तक पहुँच जाएंगे आप। चलो चाचा बंद करो ये।
अरे चिराग, तू कब लौटा? काका, देबू, उर्वशी, भावजा, विकास घर नहीं पहुंचे? नहीं तो सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अभी 10 ही दिन तो हुए थे तुम लोगों को गए हुए। हाँ काका, पर वहाँ सब गड़बड़ था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे हम वहाँ से। देबू, उर्वशी, भावजा, विकास और रमन ट्रेन से निकले थे। हे भगवान, कहाँ होंगे वो? पता नहीं काकी, पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं रमन की आयमा के इधर पूछता हूँ। नहीं चिराग बेटा, रमन तो यहाँ नहीं आया। तो उसे आ जाना चाहिए था हेमा, पर हो सकता है कि रास्ते में ही हो। रमन के माँ बाप को तो ये भी नहीं पता कि वो काम के लिए गांव से बाहर गया है। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। तुम रमन के पापा को फोन करोगे? हाँ हेमा, पर उनके पास फोन तो है ना? हाँ है। मैं अभी लगाता हूँ। ठीक है। दीबागुड़ा गांव में रमन साउट्री के माता पिता को पता भी नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि कुछ दिन पहले वो चक्रपाड़ा गांव में अपनी बीमार नानी का ध्यान रखने गया था। ठेकेदारों के चंगुल से बच निकले कुछ लोग तो गांव वापस आ चुके थे, पर कुछ लोग अब तक घर नहीं लौटे थे। रमन और देवाशीष पकड़े जा चुके थे और देवाशीष की पत्नी उर्वशी और बेटा विकास अब भी घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। चार लोग गांव लौट आए हैं और बाकी लोग की कोई खबर नहीं है। अब चाहे कोई गांव लौटे या रास्ते में धूल चाटे, कीमत तो ये दोनों ही चुकाएंगे। 2,20,000, सुना तुमने? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर दादा, हमें तो सिर्फ 15,000 ही मिले थे। मुझे भी 3 लोगों के 45,000 मिले थे, जो मैंने गोपाल को दे दिए थे घर ले जाने को। 2,20,000 हम कहाँ से लाएंगे दादा? हमें जितना पैसा मिला है हम आपको लौटा देंगे। मुझे एक ही काम है क्या? सबके पीछे पाई पाई बटोरने के लिए भागने का? बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? हैं? इतना खर्चा किया तुम पे, यहां बुलाया, खिलाया, पिलाया, अब तुम दोनों लाओगे मेरे पैसे या फिर मरो। रायपुर स्टेशन पर छोड़कर रमन के साथ टिकट लेने गए थे, फिर लौटे ही नहीं। तो वो लोग तुम्हें स्टेशन पे छोड़ के चले गए? वो चाकरपाड़ा जाने वाली ट्रेन का पता करने गए थे, फिर लौटे ही नहीं। हो सकता है कुछ काम मिल गया हो, वहीं पे चले गए होंगे वो लोग। ऐसे कैसे चले जाएंगे साहब, इनको अकेला छोड़ के? साहब ये लोग 10 लोग गए थे गांव से काम के लिए, वहां से वो लोग उनको जबरदस्ती हैदराबाद ले जा रहे थे। अब वहां से भागे हो, मगर इस गांव से तो अपनी मर्जी से गए थे ना। मैं उन लोगों की यहाँ पर लापता होने की शिकायत नहीं लिख सकता। मेरा बेटा किसी हाल में अपनी बीवी और बच्चों को स्टेशन पर छोड़कर नहीं जाएगा साहब। और अगर काम मिल गया होता तो फोन करके बताते ना साहब। फोन है ना साहब मेरे पास। अच्छा ठीक है, जब उन्हें जबरदस्ती हैदराबाद ले जाया जा रहा था तब उसने फोन किया था आपको? उन्होंने हमें बीच रास्ते में ही बताया कि वो हमको हैदराबाद लेकर जा रहे हैं। मैं तुम लोगों की इस तरह की बिना सिर पैर वाली बातों पर शिकायत नहीं लिख सकता। जब तुम्हारा बेटा गया है तो वापस भी अपने आप लौट आएगा। पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है। देखो बेटा, उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। हाँ भाऊजा,
देवाशीष और रमन तो रायपुर स्टेशन पर ही थे, पता नहीं वहाँ से कहाँ चले गए। तो मैं क्या करूं? मैंने कह दिया ना कि गोपाल काम से बाहर गया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो करण कहाँ रहता है? आप अगले गली में जाओ, वही उसका घर है। चलो। उनका कुछ पता नहीं है, बाहर गए वो। मदद करो बेटी, मेरा बेटा लौटा नहीं है। करण को शायद मालूम होगा वो कहाँ है। मैंने कहा ना आपको, और एक ही बात कितनी बार बोलूं आप लोगों को, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए और कब तक लौटेंगे। हेलो, देवाशीष का बाबा सदानंद बोल रहा है? हाँ, मैं सदानंद बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? देवाशीष कहाँ है? देवाशीष मेरे पास है और रमन भी। अगर दोनों को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो 2,20,000 जो मैंने इन मजदूरों पे बर्बाद किए हैं वो लेकर आ जाना। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मेरा नाम कैलाश है, कैलाश। देखो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, कोई भी मेरा पैसा खा के मुझसे बच के नहीं निकल सकता। और तुम्हारे बेटे ने मेरा बहुत नुकसान करवाया है, वो सब तुम भुगतोगे। देखो, मेरे पैसे मुझे दे दो और देवाशीष और रमन को लेके जाओ। हम लोग बहुत गरीब आदमी साहब, इतने पैसे कहाँ से लाके देंगे साहब? हाँ, मेरी बहू और देवाशीष जब काम पर गए थे तो करण ने मेरे को 45,000 रुपए दिए थे, वो मैं आपको पूरे लौटा दूंगा साहब। नहीं, 45,000 नहीं, पूरे 2,20,000 रुपए। और कान खोल के सुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसे तुम कहां से लेके आओगे, किस तरह से इंतजाम करोगे, लेकिन अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब। साहब 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 हम तो अपने सारे पैसे लौटा देंगे, पर मकरन, आदिनाथ और संपत पता नहीं ये लोग कहाँ है, अब तक घर नहीं पहुंचे। अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो लोग देवाशीष और रमन को मार डालेंगे। दादा, सुबह से रमन के माँ बाप को फोन लगा रहा हूँ, बंद आ रहा है फोन। ज्यादा चालाक बन रहा है साला। तुझे क्या लगता है गलत नंबर देके बच जाएगा? नहीं दादा, मैंने सही नंबर दिया था। बंद ही आता है फोन। दादा, वो हमारे गांव में बिजली बहुत कम आती है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। हम बहुत गरीब लोग हैं कैलाश जी, हमें छोड़ दो। अबे, तुम लोग 2,20,000 से मुझे गरीब कर चुके हो, उसका क्या? अगर तेरा बाप रात तक पैसे नहीं लेके आया तो तुम दोनों तो बस खत्म। कल सुबह ये बाजार में बेच आऊंगा। हाँ ठीक है। देवाशीष के पिता इतना पैसा देने की हालत में नहीं थे और रमन के माता पिता उसकी हालत के बारे में जानते नहीं थे। कैलाश को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके खरीदे हुए मजदूरों ने उसे धोखा दिया था। वो बदला लेना चाहता था। दादा, मुझे नहीं लगता कि ये पैसा वापस आएगा। हाँ दादा, अब बस मान के चलो कि सौदे में नुकसान होना ही होना है। नहीं,
इतनी आसानी से मेरा पैसा मैं उन्हें हजम नहीं होने दूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा, पता चलेगा उन लोगों को मेरा पैसा मारने का नतीजा क्या होता है। चंद्रा, चेतन, जाओ उठा के लेके उन दोनों को गाड़ी में डाल दे। बता दे उन दोनों को कैलाश का पैसा मारने वाले के साथ क्या किया जाता है। जाओ 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 चलो। हमें कहाँ ले जा रहे दादा? माफी मांगते हैं हम आपसे, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें जाने दीजिए। माफ कर दीजिए दादा, जाने दीजिए हमें जाने दीजिए दादा, हमें माफ कर दीजिए दादा, जाने दीजिए दादा, माफी दे दीजिए, हमें जाने दीजिए। उतार। पत्थर पर हाथ रख अपना। जाने दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कैलाश जी। चुप, दोनों के दोनों चुप। पत्थर पे हाथ रख नहीं तो सर काट दूंगा। चल। बड़ी ही क्रूरता से रमन और देवशीष की दाईं हथेलियां काट दी गई। पैसे के नुकसान की वजह से गुस्से में पागल हो चुका कैलाश नहीं चाहता था कि वो किसी और के लिए काम कर सके। दोनों के दाहिने हाथ काटे गए हैं। हमें कुछ सर्जरीज करनी होंगी ब्लड रोकने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तक पता नहीं चल पाया ये लोग हैं कौन। सर्जरी करने से पहले हम उन्हें कुछ पेन किलर्स और इंजेक्शन दे रहे हैं। आप चाहें तो उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद इस वक्त वो ज़्यादा कुछ बोल ना सकें। थैंक यू डॉक्टर। ये सदानंद गोटिया का घर किधर है? ये आगे उस तरफ है सर। आप कहाँ है वो? सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है उसका। क्या बता सकते हैं कि रमन सोती की नानी कहाँ रहती है? देवाशीष सिर्फ उनका नाम ले पाए, रमन को तो अभी तक होश नहीं आया। वो पास ही में रहती है और रमन के माँ बापा देवागुड़ी गांव में। मेरा बेटा तो अपनी आई माँ के पास गया था, वो बीमार है। हम लोग खुद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। इस वक्त वो देवतागिरी के सरकारी अस्पताल में है। वो हमें पास के एक शहर ले गए थे, पुंडरमल। वहां हम सिर्फ गोपाल और करुण को ही जानते थे। वहां से एक और आदमी हमें रायपुर की ईट भट्टी पे ले गया साहब, और वहां से कोई दूसरा आदमी हमें रेल स्टेशन पर लेकर गया। उसने हमें वही बताया कि वो हमें हैदराबाद ले जा रहा है। हमने मना किया कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते, और उसने हमारी एक नहीं सुनी। इसलिए हम लोग चुपके वहाँ से भाग निकले। हमने आपस में फैसला किया था कि सब अलग अलग रास्ते से गाँव लौटेंगे, मगर देवाशीष और रमन लौट के ही नहीं आए।
बेटा तुम्हें हमें बताया तुझे कि तू ऐसे काम के लिए कहीं जा रहा है? मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मुझे लगा था पैसे आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। वो दो लोग थे, जब हम चक्रापाड़ा के लिए ट्रेन की खबर लेने गए तो उन दोनों ने हमें पकड़ लिया। हमें जंगल में ले गए और हमारे हाथ काट दिए। अगर इन दोनों की हथेलियां मिल जाएं तो हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द इनके हाथ मिलने चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हम सारे मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मिलने के बाद ही पता लग पाएगा कि उन लोगों ने इनके कटे हुए हाथों का किया क्या। मुझे कुछ नहीं पता है साहब। जब भी वो काम पे जाते हैं अपना फोन बंद ही रखते हैं। कुछ पता लगे तो पुलिस को खबर करो। अगर गोपाल नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी होगी तुम्हें। 1 हफ्ते से उनका कोई पता नहीं है साहब। उनका तो मुझे फोन भी नहीं आया। कुछ पता है कहाँ हो सकता है? नहीं साहब, वो मुझे कुछ नहीं बताते। अंदर देखो। कैलाश का अगर पता नहीं चला तो आप लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। साहब मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। प्रणव, जी सर। इस मकान में नजर जी। कैलाश और उसके आदमी कहीं भी नजर आए, घसीट के पुलिस स्टेशन लेके। साहब ये सत्या ठेकेदार है, मजदूरों को बेचता है साहब, लेकिन कुछ दिनों से उसका खुद पता नहीं चल रहा। रहता कहाँ ये? काम किधर करता है? देखो, अगर ये सत्या हाथ नहीं लगा ना तो तुम सब लोग अंदर हो जाओगे। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं खुद आपके पास चल कर आऊंगा साहब। सर, हम पूरा जंगल छान रहे हैं इन दोनों के हाथों के लिए। तलाश जारी रखो। मीडिया तक ये खबर पहुंच गई है। इस खबर को लेके बहुत शोर हो रहा है। यस सर, हम जल्द से जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे सर। सर मुझे लगता है कोई जंगली जानवर खा गया होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन तलाशी जारी रखो। कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। वहाँ देखो। मैडम, हमने उन्हें बहुत कहा हमें अपने घर अपने गांव जाने दीजिए। वो लोग हमसे 2,20,000 मांग रहे थे। हम लोग नहीं दे पाए तो पकड़ के हाथ काट दिए। हमने उससे कहा कि हम हैदराबाद नहीं आएंगे तो वो नहीं माना। वो हमें ज़बरदस्ती वहाँ ले जा रहा था। स्थानीय मीडिया ने इस क्रूरता भरे केस को हर जगह रिपोर्ट किया। कई मानवाधिकार संगठन इस मामले को लेकर बहुत सीरियसली प्रचार कर रहे थे। काफी तलाश के बाद भी देबशीष और रमन की कटी हथेलियां बरामद नहीं हो सकी। मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव अब बढ़ता जा रहा था। साहब, अभी मैंने उनकी गाड़ी यहाँ जंगल में देखी है और उनकी गाड़ी बंद पड़ चुकी है। जल्दी करो, उनकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। उनकी गाड़ी ठीक होने से पहले पहले हमें वहाँ पहुँचना है। यस सर।
से पुलिस को गोपाल और करण के ठिकानों का पता चलता है। ठेकेदार गोपाल दलाई और करण बुधिया ने पुलिस को सत्या बिस्वाल का ठिकाना बता दिया। सत्या वही आदमी था जो मजदूरों को जबरदस्ती हैदराबाद ले जा रहा था। ठेकेदारों के माफिया की ये आखिरी कड़ी भी अब पुलिस के पास थी। सर, ये अलग अलग राज्यों के गांव से गरीब लोगों को बरगला के लाते हैं और बंधुआ मजदूरी में झोंक देते हैं और अपना कमीशन कमाते हैं। जाहिर है ये अकेला केस नहीं है, ये माफिया इस काम में काफी समय से लगा होगा। सर, हमारे पास में सारी डिटेल्स है और हम पता लगा चुके हैं ये कहाँ और किस किस को सप्लाई कर रहे हैं। मुझे इस केस की सारी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, कलेक्टर ऑफिस भेजनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रमन और देवाशीष मजदूर के केस को सुओ मोटो नोटिस लिया है। सर, स्थानीय प्रशासन ने रमन और देवाशीष को मुआवजे के रूप में 5-5 लाख रुपए दिए। उनकी कटी हुई हथेलियों की जगह प्रोस्थेटिक्स यानी कि आर्टिफिशियल अंग लगाए गए और उनके इलाज का सारा खर्चा सरकार ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो नोटिस लेते हुए इसकी समयोचित जांच और विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए। साथ ही यह आदेश भी दिया कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके सारे इलाज का पूरा ध्यान भी रखा जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रदेशों की स्थानीय सरकारों से इन प्रदेशों में बाहर से आने वाले मजदूरों, उनके काम करने के हालात और उनको दी जाने वाली सभी सुविधाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। सभी अभियुक्त इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार देश के कई राज्यों में इस तरह की गुलामी और बंधुआ मजदूरी से जुड़े बहुत से शक्तिशाली माफिया काम कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए के मुनाफे वाला व्यापार है, एक ऐसा व्यापार जो इंसानी जीवन और गरिमा का खुलेआम उल्लंघन करता है, मानवीय अधिकारों का घोर अपमान करता है। क्या प्रशासन की मिली भगत के बिना इतना बड़ा व्यापार ऐसे खुलेआम चल सकता है? और ये कोई नया जुर्म नहीं है जो ऐसे अचानक सामने आया है। ऐसे केसेस मनरेगा और रोजगार आश्वासन जैसी गरीबों के लिए लाई गई स्कीम्स पर भी सवाल उठाते हैं, जो ऐसे गांव को प्रगति के रास्ते पर लाने का दावा करती है। एक दूसरा सच ये भी है कि श्रमिकों पर पूरी तरह से निर्भर क्षेत्रों में भी अक्सर न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेजेस भी इन मजदूरों को नहीं मिलती है। कई तरह की कमीशंस और दलाली के बाद अक्सर इन्हें ना के बराबर ही पैसे मिलते हैं। कई सरकारी नियमों और उपायों के बावजूद भी ऐसा खुलेआम होता है। जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं था। ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जो मीडिया की नजर में आए ही नहीं होंगे। जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की, एक शक्तिशाली प्रणाली की जो निश्चय करे कि ऐसे जुर्म अब और नहीं होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, इंसान होने के नाते हम सबका ये मूल कर्तव्य है कि हम कम से कम इंसानों की तरह बर्ताव तो करें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।